नाजरीन, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो रुकिए, पहले पार्ट 1 देखें ताकि आप इस सनसनीखेज दास्तान की पूरी तस्वीर समझ सकें, क्योंकि इजरायली जासूस गिरफ्तार की कहानी महज एक वीडियो में पूरी नहीं हो सकती थी। पार्ट 1 है आगाज और पार्ट 2 है इस खेल का अंजाम। तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आइए हमारे साथ पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ मिस्क ओरिजिनल पर, जहां पर्दा उठेगा इस खुफिया नेटवर्क से और फैसला होगा पाकिस्तान के मुहाफिजों और दुश्मन के दरमियान इस जंग का। रात की खामोशी में कर्नल मुनीर के दिल की धड़कनें मामूल से ज्यादा बुलंद थीं। मेज पर पड़ा वो कार्ड जिस पर महफूज रहें बुजुर्ग लिखा था, एक मुअम्मा बन चुका था। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता था कि रियाज के मशकूक रवैयों के बीच अचानक एक कॉरियर आकर ऐसा कार्ड थमा दे, और सबसे भरकर वो जैतून की शाख जैसा निशान। ये कोई आम अलामत नहीं थी, ये मूसाद का एक पुराना खुफिया कोड था जो सिर्फ मखसूस ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता था। कर्नल की याददाश्त फौजी दौर के हजारों सफहात की तरह जिंदा थी। एक ऑपरेशन में उन्होंने सुना था कि मूसाद अपने एजेंट्स के दरमियान राब्ते के लिए जैतून की शाख का निशान बतौर सिग्नल भेजता है, मतलब हम करीब हैं, हदफ पर नजर रखो। कार्ड देखते ही कर्नल का दिल कह उठा, ये सब कोई हादसा नहीं, ये एक बाकायदा जाल है। अगली सुबह रावलपिंडी के पोश इलाके में जिंदगी हस्बे मामूल जागी। बड़े बड़े घरों से गाड़ियां निकलीं, स्कूल वैन के हारन बजे और वॉक के लिए निकलने वाले लोग पार्क की रोशों पर कदम रखते गए। मगर कर्नल मुनीर की आंखों में सुकून नहीं था। उनके अंदर का सिपाही बेदार हो चुका था। उन्होंने डायरी की एक नई एंट्री लिखी, रियाज, मूसाद लिंक, कार्ड, वार्निंग या धमकी, अगला कदम, करीब से निगरानी मगर खामोशी के साथ। कर्नल ने फैसला किया कि अब महज मुशाहिदा काफी नहीं, अब हरकत में आना होगा। दोपहर को कर्नल ने फील्ड ग्लास से देखा कि रियाज एक काले रंग की कार में बैठकर इलाके से बाहर निकला। कार के पीछे मिट्टी उड़ती गई, मगर नंबर प्लेट फिर भी छुपी रही, जैसे जानबूझकर धुंधला कर रखा गया हो। कर्नल ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली, हेलमेट पहना और फासला रखते हुए ताक्कुब शुरू किया। कार शहर के मज़ाफ़ात में एक खाली गोदाम के बाहर रुकी। रियाज ने तेजी से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। कर्नल ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर करीबी दीवार के पीछे छुप कर नजर दौड़ाई। अंदर से मुधम रोशनी छिन रही थी। खिड़की के शीशे से नजर डाली तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। गोदाम के अंदर एक छोटा सा सेटअप बनाया गया था। लैपटॉप, सैटेलाइट डिश, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस और एक बोर्ड जिस पर पाकिस्तान के हसास इलाकों के नक्शे लगे हुए थे। रियाज के हाथ बर्क रफ्तारी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। कभी वो किसी नक्शे पर निशान लगाता, कभी किसी खुफिया कोड को कंप्यूटर में दर्ज करता। कर्नल की सांस रुक गई। अब शक की कोई गुंजाइश न रही। ये आम शख्स नहीं था, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। शाम ढले रियाज गोदाम से निकला। इस बार उसके साथ एक और आदमी था, अजनबी, लंबा कद और चेहरे पर दाढ़ी। दोनों ने चंद मिनट बात की, फिर अलग अलग सिमतों में चल पड़े। कर्नल ने उस अजनबी को पहचानने की कोशिश की, मगर रोशनी मुद्हिम थी। अलबत्ता इतना वाज़ेह था कि ये कोई मकामी शख्स नहीं था। कर्नल ने वापस आकर डायरी में लिखा, रियाज अकेला नहीं है, नेटवर्क मौजूद है, हसास नक्शे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बड़ा हमला मुतवक्के। अगले चंद दिन कर्नल ने खामोशी से मजीद निगरानी की। रियाज की रूटीन अब वाज़ेह थी। दिन के वक्त पोश इलाके में आम शहरी बनकर घूमना, रात को मखसूस मकामात पर जाकर खुफिया पैकेट छोड़ना या उठाना, हर तीसरे दिन गोदाम जाकर नए डेटा की ट्रांसमिशन करना। कार्लिन जानते थे कि ये मामला अब उनकी सलाहियत से आगे जा रहा है। उन्होंने पुराने साथी मेजर सलीम से राब्ता किया, जो रिटायरमेंट के बाद भी खुफिया अदारों के साथ कंसल्टेंसी कर रहे थे। फोन की दूसरी तरफ मेजर सलीम की आवाज गहरी और मोहतात थी, मुनीर, अगर तुम्हारी बात सच है तो ये बहुत बड़ा केस है। तुम बस सबूत इकट्ठे करते रहो, वक्त आने पर इदारा हरकत करेगा। अभी हाथ डालना खतरनाक होगा।
कर्नल ने असबात में सर हिलाया, मगर दिल में जानते थे कि वक्त कम है। दुश्मन के पास जितना वक्त होगा, नुकसान उतना ही बड़ा होगा। एक रात कर्नल ने देखा कि रियाज मस्जिद के करीब खैरात बॉक्स पर झुककर कोई पैकेट निकाल रहा है। वो पैकेट छोटा सा था, मगर उसके अंदर क्या राज छुपा है, ये सोचकर कर्नल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। रियाज ने पैकेट जेब में डाला और तेजी से गली के मोड़ की तरफ बढ़ा। कर्नल ने चंद लम्हों बाद वही पैकेट जमीन पर पड़ा पाया। शायद रियाज के हाथ से गिर गया था। कांपते हाथों से उसे उठाया। अंदर एक माइक्रो SD कार्ड था। कर्नल ने अपने लैपटॉप पर चलाकर देखा। स्क्रीन पर जो सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। पाकिस्तान के एक बड़े एटमी रिसर्च सेंटर के नक्शे, सिक्योरिटी कोड्स और एंट्री पासेस की तफसीलात, कुछ फौजी अफसरान के जाती प्रोफाइल्स। कर्नल की आंखों में खून उतर आया। ये तो बराह रास्त पाकिस्तान के दिफा पर हमला था। अब कहानी एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच गई थी। कर्नल जानते थे कि ये डेटा अगर मुसाद तक पहुंच गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वो एक तरफ खुफिया इदारों को इत्ला देने के बारे में सोच रहे थे, दूसरी तरफ ये खदशा भी था कि अगर वक्त पर कार्रवाई न हुई तो रियाज अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। रात को वो लॉन में बैठे थे जब अचानक उनके फोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। कर्नल साहब, ज्यादा तजस्सुस जानलेवा होता है, अपनी हद में रहें। कर्नल मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर वही पुरानी फौजी सख्ती लूट आई। उन्होंने खुद से कहा, रियाज, खेल तो तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। अगली सुबह कर्नल ने बज़ाहिर अपनी रोजमर्रा की रूटीन कायम रखी। अखबार पढ़ते, सब्ज चाय पीते और मोहल्ले वालों से हस्बे मामूल दुआ सलाम करते रहे, मगर अंदर से वो मुसलसल रियाज के अगले कदम पर नजर जमाए हुए थे। उनका मकसद था कि रियाज को वक्त से पहले कोई अंदाजा न हो कि वो पकड़ा जा चुका है। शाम ढले कर्नल ने मस्जिद के अकब से रियाज को गुजरते देखा। इस बार उसके चेहरे पर एक खास एतमाद था, जैसे उसे अपनी अगली कामयाबी पर यकीन हो। इसके कंधे पर एक सादा बैग था, मगर बैग के वजन और गिरफ्त से साफ लग रहा था कि अंदर कोई कीमती सामान मौजूद है। कर्नल ने खामोशी से उसका पीछा किया। गलियों की रोशनी मुद्हिम थी, मगर उनकी आंखें हर मामूल को पहचानती थीं। रियाज सीधा इलाके के बाहर एक सुनसान सड़क की तरफ जा रहा था। वहां एक स्याह कार पहले से खड़ी थी। गाड़ी के शीशे गहरे स्याह थे और इंजन बंद, जैसे वो किसी खास लम्हे का इंतजार कर रही हो। रियाज ने कार के करीब पहुंचकर बैग खोला और अंदर से एक फाइल निकाली। इसी लम्हे कार का दरवाजा आहिस्तगी से खुला और एक अजनबी हाथ बाहर आया। रियाज ने फाइल उस हाथ में थमाई, मगर फौरन पुलटा नहीं। वो जैसे कुछ हिदायत सुन रहा था। कर्नल ने फासला रखते हुए अपनी जेब में छोटा सा डिक्टेशन रिकॉर्डर ऑन किया। हवा में चलने वाली मुद्हिम सरगोशियां साफ सुनाई तो ना दी, मगर इतना अंदाजा हुआ कि ये कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि आखिरी मरहले की बात हो रही है। अचानक कार के अंदर से एक और शख्स निकला, लंबा कद, दुबला पतला और आंखों पर धूप का चश्मा। हालांकि रात के अंधेरे में उसकी जरूरत नहीं थी। कर्नल ने दिल ही दिल में कहा, ये कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उस रात कर्नल ने नींद की एक बूंद न ली। वो जानते थे कि अब मामला वक्त का है। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के एक बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर हमला यकीनी है। उन्होंने मेजर सलीम को खुफिया कोड में पैगाम भेजा, टारगेट मुतहर्रिक है, अगले 72 घंटे अहम है, कॉरिडोर रावलपिंडी कहोटा लाइन। पैगाम का मतलब वाज़ेह था, दुश्मन का हदफ शायद एटमी रिसर्च सेंटर के करीब कुछ था। अगले दिन रियाज ने मामूल से हटकर रवैया अपनाया। सुबह सवेरे वो मोहल्ले से निकल गया। उसके साथ एक ब्रीफ केस था। कर्नल ने पुरानी फौजी आदत के तहत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और फासले से ताक़ुब शुरू किया। रियाज सीधा इस्लामाबाद हाईवे की तरफ बढ़ा। कर्नल का दिल तेज धड़कने लगा। ये वो रास्ता था जो कई हसास तंसीबात को जोड़ता है। कुछ ही देर में रियाज एक छोटे रेस्ट हाउस के सामने रुका। उसने ब्रीफ केस साथ लिया और अंदर चला गया। कर्नल ने करीब की चाय की दुकान पर बैठकर इंतजार शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे बाद रियाज बाहर निकला। अब उसके हाथ खाली थे। ब्रीफ केस कहाँ गया, किसके हवाले किया, ये सवाल कर्नल के दिमाग में गूंजने लगे। रात गए
कर्नल ने अपनी छत से दूरबीन के जरिए देखा कि रियाज अपने घर के अंदर कुछ गैर मामूली कर रहा है। उसने लाइट्स बंद कर रखी थी और सिर्फ लैपटॉप की रोशनी कमरे में फैल रही थी। अचानक खिड़की के पर्दे से एक साया झलका। वो कोई दूसरा शख्स था जो कमरे में मौजूद था। कर्नल की आंखों ने सब देख लिया। रियाज किसी गैर मुल्की शख्स के साथ बैठा था। दोनों के दरमियान एक खुफिया डिवाइस रखी थी जो नीले रंग की रोशनी खारिज कर रही थी। ये डिवाइस गालिबन एक पोर्टेबल ट्रांसमीटर था जो डेटा बराह रास्त बैरूने मुल्क भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्नल का दिल कह रहा था कि बस यही वो लम्हा है जब दुश्मन को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। उन्होंने अपने फोन से एक खुफिया कोड डायल किया जो बराह रास्त करीबी ISI सेल से जुड़ा था। टारगेट एक्टिव है, ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है, फौरी कार्रवाई जरूरी है। चंद ही मिनटों में इलाके की खामोशी में साए हरकत करने लगे। बगैर आवाज के चलने वाली स्याह गाड़ियां पोश इलाके की गलियों में दाखिल हुईं। कर्नल मुनीर लान में खड़े सब देख रहे थे। उनके दिल में अजीब सी तसल्ली थी कि बरसों बाद वो फिर एक बड़े महाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। घर के अतराफ घेराव कर लिया गया। रियाज को खबर भी न थी कि वो जाल में फंस चुका है। अंदर कमरे में वो और उसका गैर मुल्की साथी डेटा ट्रांसफर के आखिरी मराहिल में थे। अचानक बिजली चमकी और पूरा मोहल्ला तारीकी में डूब गया। ये ISI का मास्टर स्ट्रोक था। बिजली काट कर डिवाइस का सिग्नल तोड़ दिया गया। कमरे के दरवाजे जोर से टूटे। स्याह वर्दी वाले कमांडोज अंदर दाखिल हुए। रियाज और उसका साथी बौखला गए। चंद ही लम्हों में दोनों जमीन पर गिरा दिए गए। हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। लैपटॉप, ट्रांसमीटर और तमाम कोड्स कब्जे में ले लिए गए। पूरा ऑपरेशन बमुश्किल 10 मिनट में मुकम्मल हो गया। गाड़ियां अंधेरे में गायब हो गईं और गली दोबारा पुरसकून हो गई। कर्नल लान में बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और आखिरी जुमला लिखा, पाकिस्तान आज बच गया। रात के आखिरी पहर जब रियाज और उसका गैर मुल्की साथी गिरफ्तार हो चुके थे तो पूरे इलाके में खामोशी छाई हुई थी। किसी आम शहरी को खबर तक ना हुई कि इनके दरमियान एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो पूरे मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकता था। मगर कर्नल मुनीर जानते थे कि असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये महज आगाज था। अगली सुबह कर्नल को मेजर सलीम का फोन आया। इनकी आवाज में वही सख्ती थी जो सिर्फ मैदाने जंग में सुनाई देती है। मुनीर भाई, आपने जो सुराग दिया था उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। रियाज महज एक कड़ी था, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है जिसकी डोरें बैरूने मुल्क से हिल रही हैं। कर्नल ने खामोशी से सब सुना। वो जानते थे कि हर एजेंट के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है और जब तक उसे बेनकाब ना किया जाए खेल खत्म नहीं होता। मेजर सलीम ने मजीद बताया, रियाज इसराइली एजेंसी मुसाद के लिए काम कर रहा था। इसका असल मिशन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करना था। गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की उसका बराह रास्त राब्ता था जो दुबई के रास्ते इसराइल को डेटा भेजने वाला था। कर्नल ने अपनी आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर वो वक्त पर ये सब ना देख पाते तो पाकिस्तान किस तबाही का शिकार हो सकता था। चंद दिन बाद कर्नल को खुफिया इदारे के एक महफूज मुकाम पर बुलाया गया। वहां रियाज को रखा गया था। सख्त हिरासत और तफ्तीश के बाद उसके चेहरे पर घबराहट और शिकस्त साफ झलक रही थी। कर्नल को देखते ही रियाज ने नजरें झुका ली। शायद वो समझ गया था कि यही वो शख्स है जिसने उसकी पूरी चालाकी को खाक में मिला दिया। रियाज ने एतराफ किया, इसे मुसाद ने एक कारोबारी कवर के साथ पाकिस्तान भेजा था। उसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पोश इलाकों में किराए पर रिहाइश इख्तियार की ताकि ज्यादा मशकूक ना लगे। उसका असल हदफ कहोटा के करीब रिसर्च सेंटर और उसकी सिक्योरिटी रूटीन थी। वो कई मकामी लोगों को भारी रकम देकर इस्तेमाल कर रहा था ताकि नक्शे, फोटोज और कोड्स तक रसाई हासिल करे। कर्नल के दिल में गुस्सा और फख्र का मिला जिला जज्बा था। गुस्सा इस बात पर कि दुश्मन किस बारीकी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और फख्र इस बात पर कि एक रिटायर्ड फौजी होने के बावजूद वो वक्त पर खड़ा हुआ। तफ्तीश से पता चला कि रियाज सिर्फ एक दरमियानी एजेंट था। असल मंसूबा साज एक इसराइली अफसर था जिसे खित्ते में खुफिया ऑपरेशंस का माहिर माना जाता था। उसका कोड नाम था आयरन। वो दुबई में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था और पाकिस्तान में कई एजेंट्स को हिदायत देता था।
ISI نے فوری طور پر بین الاقوامی سطح پر ایک خفیہ اطلاع جاری کی۔ آئرن کے بارے میں معلومات خلیجی ممالک تک پہنچائی گئیں۔ کچھ ہی عرصے میں دبئی ایئرپورٹ پر ایک شخص کو مشکوک سرگرمیوں کے ساتھ روکا گیا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ وہی آئرن ہے جو پاکستان کے خلاف اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس پورے آپریشن کے دوران ریاض کے نیٹ ورک میں موجود ایک اور ایجنٹ ابھی آزاد تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ کرنل منیر ہی وہ شخص ہے جس نے اس سارے کھیل کو بے نقاب کیا۔ ایک رات جب کرنل اپنی ڈائری لکھ رہے تھے، اچانک ان کے گھر کے قریب ایک موٹر سائیکل رکی۔ گولیوں کی آواز گونجی، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور کرنل کا بازو زخمی ہو گیا۔ مگر وہ فوراً نیچے جھک گئے اور اپنی پرانی پستول نکال لی۔ ان کی نظر بالکل ویسی ہی تیز تھی جیسی جوانی میں تھی۔ انہوں نے ایک ہی گولی چلائی جو سیدھی حملہ آور کو لگی۔ موٹر سائیکل ڈگمگا کر گر گئی اور حملہ آور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ لمحہ ایک پیغام تھا، دشمن آخری دم تک باز نہیں آتا۔ چند دن بعد کرنل منیر کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں خفیہ طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی ہمت اور حاضر دماغی نے پاکستان کو ایک بڑے حملے سے بچا لیا ہے۔ ریاض اور اس کے ساتھیوں کے قبضے سے حاصل ہونے والے ڈیٹا نے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ کرنل نے وہاں صرف ایک جملہ کہا، میری قربانی کچھ بھی نہیں، یہ ملک میرا قلعہ ہے اور قلعے کی حفاظت ہر سپاہی کا فرض ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو۔ بعد میں ان کی ڈائری کو خفیہ ادارے نے بطور ریکارڈ محفوظ کر لیا۔ اس کے سرورق پر آخری الفاظ درج تھے، وطن کی حفاظت کے لیے کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ راولپنڈی کے پوش علاقے کی وہی گلیاں اب پھر پرسکون تھیں۔ بچے کھیل رہے تھے، مائیں گپ شپ کر رہی تھی اور زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئی تھی۔ مگر کوئی نہ جانتا تھا کہ انہی گلیوں کے سائے میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی تھی جس نے پورے پاکستان کو ایک خوفناک تباہی سے بچایا۔ کرنل منیر اپنی چھت پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا، لبوں پر مسکراہٹ اور دل میں وہی عہد، یہ سرزمین امانت ہے اور میں آخری سانس تک اس کا پہرہ دار ہوں۔ ناظرین، ایک ریٹائرڈ فوجی کرنل منیر نے دکھا دیا کہ حب الوطنی صرف وردی تک محدود نہیں، بلکہ یہ جذبہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک اسرائیلی جاسوس کا جال، ایک خفیہ نیٹ ورک اور ایک پورے ملک کی سلامتی داؤ پر لگی تھی، مگر ایک محب وطن سپاہی نے اپنی حاضر دماغی سے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ یہ داستان ختم ضرور ہوئی، مگر یہ سبق دے گئی کہ پاکستان کے محافظ ہمیشہ جاگتے ہیں، کبھی سائے میں، کبھی روشنی میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو مسک اوریجنل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہی ہے وہ آواز جو پاکستان کے ہیروز کو زندہ رکھتی ہے۔